मंची कार्टून टीवी। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह का वक्त है। एक दुकानदार अपना काम कर रहा है। तभी एक लड़का वहां आता है। दुकानदार उसे देखकर कहता है, क्या लेना है बेटे? बोलो क्या चाहिए? पकौड़े, समोसे, जलेबी, क्या और कितना चाहिए? लड़का कुछ सोचता है और फिर बोलता है, खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। मगर चाचा, मेरे पास पैसे नहीं। सुबह का वक्त है, अभी तक एक पैसे का धंधा हुआ नहीं है और तू मेरा दिमाग खराब करने आ गया। जा यहाँ से। ढाबे वाला अपने काम में व्यस्त हो जाता है। यह श्याम है, जिसके माँ बाप कुछ दिन पहले एक हादसे में गुजर गए थे। वो छोटा मोटा काम करके और मांग कर ही अपनी गुजर बसर करता है, मगर अब लोग उसे काम नहीं देते क्योंकि श्याम की चाची का झगड़ालू स्वभाव है और गांव वाले श्याम की चाची के मुंह नहीं लगना चाहते। जब श्याम को कोई काम नहीं मिला तो खाने की आस में वो अपनी चाची के घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर श्याम अपनी चाची से कहता है, चाची, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। क्या दूं? पहले खुद की माँ फिर बाप को खा गया। वो कम है कि अब चाचा चाची के पीछे पड़ा है। ये ले, ये खाना है तेरे नसीब में जो मैं कुत्ते को डालने वाली थी। इस खाने को चुपचाप उठा और मेरी नजरों से दूर हो जा, फिर कभी अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। श्याम कागज में लिपटा खाना लेता है और वहाँ से चला जाता है। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है और अपने हाथ में रखे खाने को देखता है, फिर चुपचाप उसको खाने लगता है। जब श्याम खाना खा रहा होता है तो वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। श्याम उसको भी एक रोटी दे देता है। खाना खाते समय रोटी का टुकड़ा श्याम के गले में अटक जाता है तो श्याम खांसने लगता है। वह थोड़ा पानी पीता है, तब उसका खांसना बंद होता है। वह सोचता है, मनहूस बनकर रहने से बेहतर है मैं आत्महत्या कर लूं। वह नदी में कूदने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास खड़ा कुत्ता भौंकते हुए नदी किनारे आगे की ओर दौड़ता है। श्याम सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि यह भौंक रहा है। श्याम भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। कुछ दूर जाकर श्याम देखता है कि कोई इंसान नदी में बहता हुआ जा रहा है। श्याम नदी में छलांग लगाकर इंसान की तरफ आगे बढ़ता है और उसे नदी से बाहर निकालता है। श्याम देखता है कि उस आदमी के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। तुरंत एक रिक्शे वाले की मदद से उसे अस्पताल लेकर जाता है। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। श्याम अस्पताल वालों को सारी बातें बताता है, जिससे अस्पताल में उस इंसान को तुरंत एडमिट करके इलाज शुरू किया जाता है। बेटा, अच्छा किया कि समय रहते आप इन्हें यहाँ लेकर आए। अगर देरी हो जाती तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता। हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, तुम इन दवाइयों को लेकर आ जाओ। श्याम डॉक्टर की लिखी हुई दवाई का पेपर लेकर हॉस्पिटल के बाहर जाता है, मगर दवाई खरीदने के लिए श्याम के पास पैसे नहीं होते। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो कुछ सोचता है और एक दुकान पर जाकर काम मांगता है। नहीं भाई नहीं, बच्चों को काम पे रख के मुझे जेल में नहीं जाना। सेठ, काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं और चाचा का इलाज चल रहा है अस्पताल में। डॉक्टर ने ये दवाइयाँ मंगवाई हैं। लड़का तो नेक लगता है, ईमानदार लग रहा है। देखो बेटे, काम तो कुछ खास नहीं, फिर भी पहले ये लो 100 रुपए और पहले दवाई लेकर डॉक्टर को दे दो, फिर आराम से यहाँ आना और सामान ठीक करने में मेरी मदद करना। शुक्रिया सेठ जी, मैं बस चाचा की दवाइयाँ पहुँचा दूँ, उनका इलाज खत्म होते ही मैं यहाँ काम करने आ जाऊँगा। अरे बातें ही करता रहेगा या दवाइयाँ भी पहुँचाएगा। श्याम वहाँ से पैसे लेकर निकलता है और दवाई लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और देखता है कि उस इंसान जिसे वह बेहोशी की हालत में लेकर आया था, उन्हें होश आ गया है। वो अपना नाम सेठ हीरालाल बताते हैं। तभी साथ आया कुत्ता एक आदमी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है।
वह आदमी सेठ की ओर घूर रहा था। सेठ भी उस आदमी को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। श्याम और डॉक्टर दोनों सेठ जी से उनकी घबराहट की वजह पूछते हैं। तब सेठ कहते हैं, वो उसी ने मुझे मारा, नदी में डाला मुझे। श्याम और डॉक्टर उस ओर देखते हैं। गुंडे जैसा लगने वाला आदमी वहां से भाग जाता है। तब सेठ जी श्याम और डॉक्टर को बताते हैं, उसी गुंडे ने फिरौती की रकम न देने के कारण चोट पहुंचाई थी और मुझे मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया था। ये खतरनाक लोग लगते हैं। वो यहाँ तक पहुँच गए। हमें पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी या फिर आपको कहीं और शिफ्ट करना होगा। अगर आप मुझे घर पर जाने की इजाजत देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ और अगर कुछ तकलीफ हो तो हमें फोन कर दीजिएगा, हम आपके घर पर आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तो हमारा फर्ज है। आपने हमारी जान बचाई, वाकई आप हमारे लिए भगवान हैं। सेठ जी, इस केस में मैं नहीं बल्कि ये छोटा बच्चा आपके लिए भगवान है। अगर ये छोटा बच्चा आपको समय पर यहाँ ना ले आता तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। सेठ श्याम की पीठ थपथपाते हैं। अस्पताल से छुट्टी लेकर सेठ जी अपने घर आ जाते हैं। घर पर वो श्याम को अपनी पत्नी से मिलवाते हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ और श्याम ने उन्हें कैसे बचाया वह सारी बात बताते हैं। सेठ की पत्नी श्याम को धन्यवाद कहती है। सेठानी श्याम से उनके माता पिता के बारे में पूछती है तो वह सारी बात बताता है। सेठ और सेठानी छोटे से बच्चे श्याम की दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। सेठ श्याम को अपने यहाँ रहने और काम करने के लिए कहते हैं। श्याम उनकी बात मान लेता है और अपने साथ आए कुत्ते के साथ वहीं रहना शुरू करता है और उसका नाम रॉकी रख देता है। श्याम वहाँ रहकर बहुत ईमानदारी से काम करता है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन वो गुंडा जिसने सेठ को मार कर नदी में फेंक दिया था घर आ जाता है और बोलता है, कहाँ गया हरीलाल? बाहर निकल। उस दिन तो बच गया था मगर आज नहीं बच पाएगा। सेठ घर से बाहर आते हैं। साथ में सेठानी भी घबराती हुई बाहर आती है। वह गुंडे को देखकर डर जाती है। सेठ को देखकर गुंडा कहता है, उस दिन तो तू जिंदा बच गया था, आज कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। अभी अगर 50 लाख रुपए नहीं देगा तो तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा। भैया मेहरबानी करके आप कोई गलत कदम ना उठाएं। तो समझा इसको कि 50 लाख रुपए अभी के अभी निकाले। देखो भैया, मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ दिन लगेंगे। बेवकूफ किसी और को बनाओ। मुझे अभी पैसे नहीं मिले तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सेठ की पत्नी को चक्कर आने लगते हैं। वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। सेठ उन्हें पकड़ने जाते हैं मगर गुंडा उन्हें रोक देता है। मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा वक्त तो दो। तुम्हें बहुत वक्त दे दिया है मैंने, अब नहीं। मैं सिर्फ 10 गिनता हूँ। अगर 10 गिनने तक मेरे सामने 50 लाख नहीं रखे तो तेरी मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब गुंडा सेठ जी को धमकी दे रहा होता है तभी श्याम और रॉकी दोनों वहां पहुंच जाते हैं। श्याम रॉकी को गुंडे पर अटैक करने के लिए इशारा करता है। रॉकी जोर जोर से भौंकते हुए गुंडे की ओर दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है। आप डरिए मत सेठ जी, अब सब कुछ ठीक है। सेठ और श्याम मिलकर सेठानी को बिस्तर पर लेटाते हैं। गुंडा जिसके कपड़े रॉकी ने फाड़ दिए हैं वह जख्मी भी हो गया था। वह दौड़ता हुआ सेठ हीरालाल के पास आता है। पीछे कुत्ता भौंकता हुआ आता है जिसे श्याम पकड़ लेता है और उसे शांत करता है। फिर भी कुत्ता भौंकता है। गुंडा सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, बचाओ मुझे, अरे बचाओ, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। अरे रुको, वो मेरी गलती थी भाई। मैं आज कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद कभी भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। तुम बैठो यहाँ चुपचाप, हिलना मत, नहीं तो मेरा रॉकी तुम्हें फाड़ डालेगा।
गुंडा हाथ जोड़कर बैठ जाता है। श्याम अपने मालिक से पुलिस को फोन करने को कहता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और गुंडे को पकड़कर ले जाती है। आज फिर से तू हमारे लिए मसीहा बनकर आया। सही बात है आपकी, आज श्याम ना आता तो अनर्थ हो जाता। एक बेटा ही इतनी सेवा कर सकता है। श्याम भी तो हमारा बेटा ही है। हाँ बेटे, मेरी आंखें हमेशा बेटे के लिए तरस रही थीं। भगवान ने मेरी कोख को खाली रखा, मगर आज तुम्हारे रूप में मुझे बेटा दिया है। हाँ बेटा, तुम ही हमारे वारिस हो, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। तुम्हें माँ बाप मिल गए और हमें दो दो बेटे। दो बेटे? क्यों, ये रॉकी को भूल गई तुम? तीनों हंसते हैं। रॉकी भी सिठाने के पास पूंछ पटपटाता आता है। भगवान कृष्णा को जन्म देने वाली माँ और उनका पालन करने वाली माँ अलग अलग थीं। ऐसा ही कुछ श्याम के जीवन में भी हुआ। उसे जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर देर से ही भले आखिर श्याम को भी माँ मिल ही गई। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।